जो शुरुआत हो रही है वो यूएस फेड के आंकड़ों के साथ हो रही है। हालांकि मार्केट इसको समझता था कि 0.25% की ही बढ़ोतरी आएगी, ठीक वैसी आई। लेकिन कमेंट्री में कुछ ऐसा सामने निकल के आ रहा है जिसकी वजह से न केवल यूएस मार्केट्स टूट रहे हैं बल्कि एशियन मार्केट्स पे आज कमज़ोर हैं। हालांकि कमज़ोरी उस तर्ज पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को जो एक रिएक्शन मिलना चाहिए था, ओवरसोल्ड मार्केट थे कि अगर 0.25 जो मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था वैसा ही नंबर आया, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार गिरे। अब आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये आज के क्रस्ट ऑफ द स्टोरी यानी कि यूएस जो मार्केट से निकल के आया पॉइंट वो था, फेड ने 0.25% की दरें बढ़ाई। ये लगातार 9वीं बार है जब दरों को बढ़ाया गया है। अब बाजार को दरों में 0.25% बढ़त का ही अनुमान था, यानी जितना अनुमान था उतनी ही बढ़ाई गई हैं। आगे क्या होगा? आगे 0.25% की एक और बढ़त की आशंका से बाजार गिर गए। उनको ऐसा था कि शायद इसके बाद ये ना बढ़े, लेकिन उसके बाद अभी भी ये बयान निकल के आ रहा है जॉर्डन पॉवेल का कि नहीं, अभी थोड़ी और सख्ती की ज़रूरत है। तो बाजार ने इसको थोड़ा नेगेटिव लिया है। महंगाई को काबू करने के लिए सख्ती ज़रूरी है, ये पॉवेल का प्रॉपर एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा दरों पर फैसला आगे के आंकड़ों पर निर्भर होगा, और जितनी स्थिति अभी देख के लग रही है ऐसा नहीं लगता कि हाल फिलहाल में फेड अपने कदम थोड़ा पीछे हटाना चाहेगा। भले वो 0.25% कर करके बढ़ाए, लेकिन जैसे 9वीं बार बढ़ी है हो सकता है अगली 10वीं बार भी बढ़ जाए। तो बैंकिंग संकट से पहले दरों में बढ़त को रोकने की चर्चा हो रही थी कि ठीक है बैंकिंग संकट आया, 3 बड़े बैंकों का नाम आ गया, उसके बाद हो सकता है पहले बैंकिंग पे तवज्जो दी जाए। लेकिन पिछले 6-7 दिनों के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद ये जो फेड ने फैसला लिया कि नहीं अभी थोड़ी और ज़रूरत है, वो सिस्टम, वो तरीका वो अभी भी जारी है इनकी दरों बढ़ाने का। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। ये यूएस मार्केट्स की दो हिस्सों में आप बांट के देखिएगा। पहला, इसका रिएक्शन यूएस मार्केट्स में नेगेटिव था। एशियन मार्केट्स में भी जो फॉलोअप आ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ध्यान इस चीज़ को भी देने की बात है कि यूएस के फ्यूचर्स अब तेज़ है। एक मेगा इवेंट था जो पास ऑन हो चुका है, भारतीय बाजारों में भी ये पास ऑन हो जाएगा क्योंकि 0.25% का ही अनुमान था। कमेंट्री को लेकर ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा एक झटका मिला है। ये शायद कमेंट्री थोड़ी ईज आउट भी की जा सकती थी, यानी कि हल्की भी बोली जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सख्त है, इसलिए आप ज़्यादातर बाजार इस समय कमज़ोर देख पा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 48 अंकों के नुकसान के साथ है। अच्छी बात, लेवल्स के हिसाब से 17,000 का बचना है। कल भी हमने बचाया, आज एसजीएक्स निफ्टी भी उसको तोड़ नहीं रहा, जबकि इवेंट, एक बड़ा इवेंट जिसको करीब 15 दिन से बाजार वेट कर रहा था, वो पास ऑन हो गया और वैसा ही हुआ जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या तो हम फ्लैट टू माइनर नेगेटिव खुले और उसके बाद का बाजार फिर से देखना होगा कि बाजार इसको कितना डीप कट लेके जाता है। लेकिन डाटा और सारा एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है कि फिलहाल थोड़ा बाजार रुक के या तो साइडवेज हो जाएगा। तेज़ गिरावट की उम्मीद थोड़ी कम लगती है। ये यूएस मार्केट्स की आप कल क्लोजिंग देख पा रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास का नेस्डैक, करीब 1.5% के आसपास का दाव ये टूटा है। 32,500-600 बहुत इंपॉर्टेंट है दाव के लिए, क्योंकि इसका एक रेंज है, ये ब्रेक होने पर दिक्कत आती है। 11,500-600 नेस्डैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर अपनी लीन एवरेज के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो कमज़ोर होता है। इन दोनों में से अगर आप देखें तो नेस्डैक की क्लोजिंग 11,500 के ऊपर की है और 32,600 के जस्ट नीचे डाउ जो पहले ट्रेड करा था उसने कुछ एडजस्टमेंट किया है। S&P 500 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट करीब 1.5% की है। एफआईज का कामकाज आपको बता देते हैं, इस समय एफआईज ने कैसे कामकाज किया है। क्वांटम छोटा है, अगर आप एफआईज का नंबर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे नंबर काफ़ी छोटे आए हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से। एफआईज सिर्फ 61 करोड़, डीआई सिर्फ 383 करोड़। इसमें जो बड़ा नंबर है या फिर ध्यान देने वाला नंबर है वह इंडेक्स ऑप्शंस का है, 13,000 करोड़ का है। टिपिकली जब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं तो ये नंबर हमेशा बड़ा आता ही है, इस बार भी आया, लेकिन ये मैटर करता है कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। अब ये माइनस का नंबर है, यानी कि बाजार को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस 13,000 की कल जो नेट में फिगर आया है, इसका मतलब ये है कि कल ऑप्शंस में काफ़ी काम हुआ है, जो कि सिस्टमेटिकली इवेंट से ठीक पहले या इवेंट के बाद बनाई जाती हैं। तो इवेंट से पहले के बने ऑप्शन है। अब जब आज का भी आप काम देखेंगे ना, कल आप देखेंगे ना, कल फिर से ऑप्शंस का आंकड़ा बढ़कर आपके सामने आएगा। अगर प्लस आ जाता है तो जितनी ऑप्शंस कल
हेज करके गई हैं और सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो आज का मार्केट ये ऑप्शंस के डाटा को ज़रा अच्छे से डिक्लेयर करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कल भी नोटिस करा था कि स्टॉक पिकिंग मार्केट के अंदर शुरू हो गई है। आज आप देखें बैक टू बैक सेकेंड डे है जब स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी हुई है 487 करोड़ की। कल इसमें 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। अब हम आज के मेहमान से जुड़ते हैं, उनसे ज़रा एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए इंडेक्स पे जब यूएस मार्केट्स के अंदर से ये खबर आ चुकी है कि 0.25% दरों में बढ़ोतरी हुई है। ध्वनि पटेल आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वनि बहुत शुक्रिया। एक बार पहले जरा इंडेक्स का लेवल सबको क्लियर कीजिए, आज क्या करना चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी इवेंट के पास होने पर ज़्यादा डर नहीं रहा, ज़्यादा घबरा नहीं रहा, क्योंकि जो मार्केट को उम्मीद थी वैसा ही आया। आप कैसे रीड कर रही हैं, आपकी आज की योजना तरीका क्या है काम करने का? गुड मॉर्निंग डिम्पी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जैसे कि हम देख रहे हैं 11,200 का 17,200 का जो लेवल यहाँ पे बन रहा है वो काफी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल रेजिस्टेंस का साबित हो रहा है। वहाँ पे हमने देखा है कि पिछले कुछ सेशंस में डेफिनेटली निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस लिया है, बट 17,200 का लेवल हम डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। आज के सेशन में भी खास करके ऊपर की तरफ में 17,200 का लेवल है वो क्रॉस करना जरूरी रहेगा यहाँ से कोई भी निफ्टी पे बुलिश साइड के फर्दर ट्रेड सेटअप्स बनाने के लिए। अगर हम 17,200 ऊपर की तरफ में क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,300 रहेगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 17,400 तक के टारगेट्स अचीव होने का। बट इन केस हम यहाँ पे 17,200 जो कि लग रहा है कि ओवरऑल डेटा यहाँ पे सजेस्टिव है कि उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ में इसकी काफी संभावना है कि हम नीचे की तरफ 17,050 तक का एक स्लिप ले सकते हैं। वहां से फर्दर जो हमारे बॉटम्स फिलहाल बने हुए थे उनको वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। तो आज की सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमें टोटली ऑब्जर्व करना है कि 17,200 ऊपर की तरफ में निफ्टी में डिसाइसिवली क्रॉस हो, तभी उसके बाद कोई भी एक बुलिश साइड की ट्रेड सेटअप यहाँ पे उसमें ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलरली दोनों की फॉर्मेशन सेम ही है। बैंक निफ्टी में भी 40,000 का जो लेवल बनता है वो एक रिग्रेशन ट्रेंड भी अगर हम बनाते हैं डेली से डाउनवर्ड चैनल का, तो उसके अंदर वहां पर ही हमें सेंटर ऑफ द लाइन का एक वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके ऊपर क्रॉस होने पे बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा कि हम 40,780 तक का एक अपसाइड दिखा सकते हैं। यहाँ पे 40,000 क्रॉस ना होने पर वापस से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फिसल सकती है, जहाँ पे 38,530 का लेवल बनता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर हम ऊपर की तरफ के ट्रेड देखते हैं तो पीएसयू बैंक्स को खास करके ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स की कंपेरेटिवली यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा दिखती है। ओके ठीक है, पीएसयूज बैंक में ज़रा स्ट्रेंथ दिखती है। आप ये कह रहे हैं कि 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 बैंक निफ्टी के लिए जिस जगह पे हम ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली ये मेक ब्रेक लेवल्स भी हैं। यहाँ से टूटे तो थोड़ा और गिरावट बढ़ेगी, अगर यहाँ इसको बचा लेते हैं तो फिर काम आ जाएगा। कल फ्यूचर्स 40,000 के ऊपर बंद हुए, स्पॉट करीब करीब 40,000 के जाके बंद हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिस लेवल पे कल क्लोज हुआ है यहाँ से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, जो आपको एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है। अगर ये होगा तो फिर मुश्किल है। तो नहीं अपने शेयर्स और बता दीजिए एक बार। मेरी तरफ से आज दो रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट यहाँ पे एक डिसाइसिव नहीं हो रही है, तो एक बाय की और एक सेल की रिकमेंडेशन है। फर्स्ट मेरी जो बाय की रिकमेंडेशन रहेगी वो एमसीएक्स में रहेगी। हमने देखा है कि कल की सेशन में हमने फॉलो बाइंग भी देखी है इस सेशन में, और ओपन लो के साथ कल की सेशन हमारी ओपन हुई थी। तो आज की सेशन में इसी को कंटिन्यू करते हुए एमसीएक्स में बाय की रिकमेंडेशन बनती है। आप 1515 के पास या 1518 के पास इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट बनता है वो 1630 का बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 1495 का मेंटेन करना है। दूसरा कोल इंडिया में है। कोल इंडिया में यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड का बना हुआ है। इनके हम डेली चार्ट देखते हैं तो एक रेंज बना रही है ये डाउनवर्ड साइड की, तो सेल रिकमेंडेशन रहेगा कोल इंडिया में। तो आप 214 के पास इसको सेल करिए। टारगेट इसका 209 रहेगा। स्टॉप लॉस इसका 216.50। ठीक है, कोल इंडिया आपकी रिकमेंडेशन है सेल की। 209 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक बार बेच सकते हैं। कल भी हमने डेरिवेटिव्स का डाटा चेक किया था, कोल इंडिया थोड़ा कमज़ोर तो है। आज भी हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। 216 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा। धोनी कोई और शेयर तो नहीं है ना, बस यही शेयर्स हैं आपके जी प्लस माइनस?
दोनों? बिल्कुल लोग जी। ठीक है। एमसीएक्स ओके ठीक है। एमसीएक्स आपका 1630 के टारगेट के लिए, कोल इंडिया आपको शॉर्ट करना है, एमसीएक्स आपको लॉन्ग करना है। गोल्ड के जो दाम बढ़ रहे हैं ना, इससे एमसीएक्स का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड बुलियंस ट्रेड हो रहे हैं इस समय, इसलिए आप एमसीएक्स पे एक बार ध्यान रखिएगा। 1630 एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। आगे बढ़ते हैं अब। ध्वनि को शुक्रिया अदा करना